हम लोग बात करने वाले थे आपका स्टोइक व्यू पर, किसके? प्राकृतिक विचार। स्टोइक व्यू प्राकृतिक विचार का, और बात यहीं से शुरू होगी जहां से कल शुरू हुई कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, विद्वत जन उसे भिन्न भिन्न ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सत्य नहीं बदल सकता, सत्य तो एक ही है। उसे देखने का नजरिया, उसे प्रस्तुत करने का नजरिया, यह अलग अलग हो सकता है। तो स्टोइक विचार हेलेनिस्टिक विचार से बहुत अलग नहीं जाएगा, वो भी वैसा ही रहेगा। चाहे हेलेनिस्टिक विचारक हो और चाहे स्टोइक विचारक हो, दोनों का मत यही है कि कुछ है, कोई नियंत्रक सिद्धांत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, और संपूर्ण ब्रह्मांड शांतिपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक सिर्फ इसलिए चल रहा है कि कोई नियंत्रक सिद्धांत है जो इसे चला रहा है। अब देखने वाले की दृष्टि है, देखने वाला इसे कैसे देखेगा। हेलेनिस्टिक परंपरा के लोग इसे जब देखते हैं तो शिक्षा यह ग्रहण करते हैं कि नियम संगत जीवन यह जीना चाहिए। वे उस सिद्धांत के बारे में नहीं सोचते जिस सिद्धांत से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। वो ये सोचते हैं कि चूंकि ब्रह्मांड सिद्धांत से संचालित हो रहा है, नियम संगत ढंग से संचालित हो रहा है, इसलिए शांत है। वे स्वयं उस नियम की विशेषता पर नहीं जाते हैं कि उस नियम में कोई अच्छाई है, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड शांति और प्रसन्नता के साथ संचालित हो रहा है। लेकिन इसमें से यह शिक्षा लेना कि वे उस सिद्धांत में अंतर्निहित अच्छाई को नकार रहे हैं, यह सोचना ठीक नहीं है। आदमी की दृष्टि है, वो जाएगी किस ओर, और वो अपनी अपनी वृत्ति है, अपना अपना स्वभाव है। आप क्या देखोगे, ठीक है, ये आपका अपना दर्शन है, आपका अपना विचार है। जो कुछ आप देखोगे, दृश्य वो तो एक, दृश्य में कोई बदलाव ये थोड़ी होता है, ठीक है। दृश्य वो तो एक ही रहता है, एक को सुंदर दिखता है और एक को उसमें कुछ भी सुंदर नहीं दिखता। आप आगरा चले जाओ, कुछ लोग अभिभूत हो जाएंगे ताजमहल की सुंदरता देख के, उनमें हम भी हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन कुछ लोग आपको यह भी कहते वहीं मिलेंगे कि इसमें क्या सुंदर है, और वो भी वहीं खड़े होंगे, उन्हें कुछ सुंदर नहीं दिखता। तो इसका मतलब दृश्य में सुंदरता नहीं है, दृष्टा में या दृष्टा की दृष्टि में सुंदरता है। कहां है पता नहीं, न हम इस विवाद में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम आपको जो कहना चाहते हैं वो ये कि वस्तु, दृश्य, गुण एक ही हो सकता है, अनुभव भिन्न हो सकते हैं, और अनुभव देखने वाले या अनुभव करने वाले के अपने विचार पर आधारित है। सत्य तो एक ही है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। हेलेनिस्टिक परंपरा के लोग ब्रह्मांड को संचालित होते देख रहे हैं, और वे ये देख रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसलिए शांत है क्योंकि वह नियम संगत ढंग से चल रहा है। जिस ढंग से उससे चलने को कह दिया गया नियंता के द्वारा, वह उसी ढंग से चल रहा है। वह अपनी कारगुजारी, अपनी ठीक है इच्छा उसमें नहीं लगा रहा, नियम संगत
और इसलिए उन्होंने कहा कि मानव जीवन शांत और प्रसन्न तब हो सकता है, और मानव जीवन की शांति और प्रसन्नता यही प्राकृतिक विधि का लक्ष्य है, क्योंकि विधि उसका लक्ष्य यही है, शांति और प्रसन्नता, लॉ एंड ऑर्डर। तो सबसे पहली जो विधि मनुष्य के समक्ष आ रही है, ठीक है, वो शांति और प्रसन्नता इस लक्ष्य को समर्पित होकर आ रही है, और वह उस विधि को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। उसमें पहली बार हेलेनिस्टिक परंपरा के लोगों ने क्या किया? नियम संगत जीवन, इसके माध्यम से शांति और प्रसन्नता की उपलब्धता को, ठीक है, समाज में स्थापित किया। उसी समय, जिस समय यूनान में यह डेवलपमेंट चल रहा है, उसी समय रोम में एक अन्य डेवलपमेंट चल रहा है। हेलेनिस्टिक परंपरा और स्टोइक परंपरा समकालीन है, उनके विकास के स्थान अलग अलग हैं, उन्हें विकसित करने वाले लोग अलग हैं, अन्यथा वे समकालीन हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन अध्ययन की सुविधा, इसके दृष्टिकोण से हम तो क्रमानुसार ही पढ़ेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते कि हेलेनिस्टिक और स्टोइक परंपरा दोनों एक साथ पढ़ें। हालांकि यह भी हो सकता है कि इधर अरस्तु बताए और फिर कहे कि सिसरो ऐसे ही सोच रहे हैं, यह भी हो सकता है। लेकिन वो अध्ययन का अच्छा ढंग ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि घालमेल होगा। इसलिए क्रमानुसार अध्ययन, ये अध्ययन की पद्धति है, जिसके कारण हम क्रमानुसार अध्ययन ये करते हैं। अन्यथा सत्य यही है कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है। विप्र लोग, विद्वान लोग उसे भिन्न भिन्न ढंगों से कहते हैं, उस ढंग से कहते हैं जिस ढंग से वे अनुभव करते हैं। सत्य स्वयं में क्या है पता नहीं, इसकी खोज अनवरत जारी है, इसीलिए कहते हैं सत्य की खोज जारी है। सत्य मिला किसी को भी नहीं है, क्योंकि दावे के साथ कहा ही नहीं जा सकता कि जो कुछ हमें अनुभव हुआ है वही सत्य है। वही यक्ष प्रश्न है कि सुंदरता कहां है, देखने वाले की आंख में है या ऑब्जेक्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट सबको सुंदर लगना चाहिए, और अगर आंख में है, ठीक है, तो फिर अनुभव और अलग होने चाहिए। आखिर सुंदरता कहां है, स्वाद कहां है? खाने में है, ठीक है। तो खाने में अगर है तो जो पेट भरा है तो वही खाना बेस्वाद क्यों लग रहा है? वो तो फिर हर समय स्वादिष्ट लगना चाहिए, ठीक है। और भूख, अगर खाना अगर स्वाद जीभ में है तो भूसा भी खाओ तो स्वादिष्ट लगना चाहिए, क्योंकि स्वाद तो जीभ में है, ठीक। ऑब्जेक्ट में सुंदरता है तो ऑब्जेक्ट सबको सुंदर लगना चाहिए, और दृष्टि में सुंदरता है तो दृष्टि जिस पर पड़े वो सुंदर लगना चाहिए, ठीक है। दोनों ही बातें सत्य हैं। तो सत्य क्या है, इसकी खोज अनवरत जारी रहेगी, लेकिन सत्य का अनुभव जिसको जैसा हुआ, ठीक है, वो अध्येताओं की रुचि का विषय रहता है, लोग पढ़ते होते हैं। तो यही प्राकृतिक विधि का जो अनुभव है वो हेलेनिस्टिक परंपरा के लोगों को अलग ढंग से हुआ है, और स्टोइक विचार के लोगों को अलग ढंग से हुआ है। हेलेनिस्टिक परंपरा ने यह अध्ययन किया कि जो ब्रह्मांड है ये नियम संगत ढंग से चल रहा है, इसलिए ये शांत और प्रसन्न है। नियम कहां से आए, फिर यह सवाल पैदा होता है, और नियम कहां से आए, इस पर हेराक्लिटस अलग ढंग से सोच रहे हैं, अरस्तु अलग ढंग से सोच रहा है, प्लेटो अलग ढंग से सोच रहा है, और सुकरात तो नियमों के बंधन के बारे में सोच रहे हैं, नियम के बारे में तो बहुत सोच ही नहीं रहे। स्टोइक परंपरा में जब हम आते हैं तो जेनो, सिसरो, आगस्टाइन,
और थॉमस एक्विनास, ये हमारे सामने आता है। जेनो, उसकी दृष्टि गई है, उसने देखा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शांति और प्रसन्नता के साथ क्यों चल रहा है। तो वो ये देखता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में विवेक का तत्व प्रभावी हो रहा है, सब कुछ बुद्धिमत्ता के साथ संचालित है। और बुद्धिमत्ता कहते किसको, जिसका परिणाम सुखद हो। ठीक है, किसी भी कृत्य का संबंध उसे अच्छे और बुरे के रूप में वर्गीकृत किए जाने के दृष्टिकोण से उसके परिणाम पर ही निर्धारित होता है। आप कुछ भी करो, परिणाम बुरा है तो आपने कुछ किया है ये माना ही नहीं जाएगा। खूब पढ़े, फेल हो गए, क्या फायदा रहा। अब फेल होना अलग अलग है, फेल होना अलग अलग है, लेकिन एक फेल की परिभाषा सर्वमान्य भी है। यूं परीक्षा में फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग हो जाते हैं, और परीक्षा में फेल होकर दुनिया में वो कर जाते हैं जो पास होकर वो नहीं कर पाते। उदाहरण आधुनिक युग में ले तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नौकरी पा जाते तो राष्ट्रपति नहीं होते, असफल होकर वो पा लिया जो बड़े बड़े सफल होकर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फेल होना अलग तरीकों का है, कई तरीकों का है, लेकिन एक फेल होना सर्वमान्य है। वो न विषय आया, न कोई ज्ञान में वृद्धि हुई, न व्यक्तित्व सुधरा, कुछ भी नहीं हुआ। और उस स्थिति के लिए क्या, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, उसी दशा में या उसी दशा को चित्रित करने के लिए कहा गया। तो सवाल यह है कि आप जो कुछ देख रहे हैं उसका परिणाम, या आप जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम अगर सुखद है तभी आपका कृत्य बुद्धिमत्तापूर्ण है, यह कहा जाएगा। जेनो देख रहा है सारे संसार को, वो सारे ब्रह्मांड को देख रहा है, और सारे ब्रह्मांड को देखकर उसे एक अनुभव हो रहा है कि सारा ब्रह्मांड शांति और प्रसन्नता इसके साथ संचालित होता जा रहा है। वो विचार करता है क्यों हो रहा है ऐसा, और इसीलिए जेनो जागृत है और तुम जागते हुए भी सोए हुए हो। तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं उठता, कुछ है ही नहीं आपके मन में। जब प्रश्न ही नहीं तो फिर आप जागते हो कैसे माना जाए। जेनो के मन में सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि वो देख रहा है चीजों को, देख रहा है इसका मतलब जाग रहा है। देखना तो जागकर ही संभव है। ठीक है, तुम सो रहे हो, आंखें खुली हैं, इसलिए सवाल नहीं उठता। तो जेनो सवाल उठ रहा है उसके मन में कि आखिर ब्रह्मांड शांत क्यों है। वो जवाब पाता है कि ब्रह्मांड इसलिए शांत है क्योंकि ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड की योजना बुद्धिमत्तापूर्ण है। और बुद्धिमत्तापूर्ण है ये वो जानता कैसे है, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, उस योजना के अनुसार हो रहा है, और इसीलिए ब्रह्मांड में सर्वत्र शांति है। ब्रह्मांड की योजना क्या है, वो ईश्वर द्वारा निर्धारित है, और उसने योजना बनाई है कि हर रात के बाद सुबह होगी। ठीक है, हर जाड़े के बाद गर्मी आएगी। उसने एक योजना बनाई है, और इस योजना का उल्लंघन कोई नहीं करता। और ईश्वर ने यह योजना विवेक संगत ढंग से बनाई है कि आदमी प्रत्येक दिन दिन में काम करेगा, रोज थकेगा, रोज उसे आराम की जरूरत होगी, इसलिए उसने दिन के बाद रात यही प्रावधान किया।
अगर उसे प्रावधान यह करना था कि दिन और रात होंगे और साल या दिन में इतने होंगे, तो वो ये भी कर सकता था कि पहले दिन दिन हो जाएंगे, फिर रात रात हो जाएगी। ऐसे भी हो सकता था, नहीं किया ऐसा। विवेक से सोचा क्या बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, जो उसने बुद्धिमत्तापूर्ण पाया वही किया। जेनो निष्कर्ष पर आ गया कि एक जैसे ब्रह्मांड एक नियंत्रक सिद्धांत से संचालित हो रहा है, और वो नियंत्रक सिद्धांत स्वयं में कैसा है? विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण है, ठीक है। और वह नियंत्रक सिद्धांत सर्वत्र ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, और इसलिए ब्रह्मांड में सर्वत्र शांति है। जिन्होंने मनुष्यों के लिए इसी प्रिंसिपल को, ठीक है, लेट डाउन कर दिया, और जिन्होंने कहा कि विवेक, ठीक है, वो ईश्वरीय तत्व है, और ईश्वर ने अपने विवेक के मुताबिक ब्रह्मांड के संचालित होने के लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए हैं, ठीक है। और वो ब्रह्मांड की दशाओं का बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन करके कहें, अध्ययन तो न कहना चाहिए क्योंकि ईश्वर को तो ज्ञान है सारी चीजों का, इसलिए ईश्वर ने अध्ययन करके ऐसा निर्धारित किया, यह कहना ईश्वर की अवमानना है, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईश्वर को ज्ञान है संपूर्ण ब्रह्मांड का, इसलिए ब्रह्मांडीय घटनाओं के संबंध में उसने अपने विवेक के मुताबिक नियम बना दिए कि हर रात के बाद सुबह होगी, हर जाड़े के बाद गर्मी आएगी, नदियां सतत प्रवाहित रहेंगी, सागर कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये नियम भौतिक रूप से हमें दिखाई देना शुरू हो गए। ये नियम झलक हैं उस ब्रह्मांडीय योजना के जो ईश्वर के मन में विवेक के माध्यम से जन्मी थी। यहां से जिन्होंने अपने अध्ययन को शुरू कर दिया, और जिन्होंने कहा कि क्या है सारा ब्रह्मांड जिस प्रकार विवेक के नियम से शासित होता है, ऐसे ही मनुष्य अपनी परिस्थितियों के मुताबिक, मनुष्य अपनी परिस्थितियों के मुताबिक उस विवेक के निर्देशन में, जो विवेक ईश्वरी तत्व के रूप में स्वयं उसमें मौजूद है, ठीक है, स्वयं उसमें भी तो विवेक मौजूद है, वह अपनी परिस्थितियों के मुताबिक यह सोचे कि क्या हो जो मानव समुदाय को शांत और प्रसन्न कर दे। जो आएगा वो उसके दिमाग में पहली बार आएगा, जो आएगा वो रिफ्लेक्ट उसके दिमाग में होगा पहली बार कि ये किया जाए, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट कहां होगा? दिमाग में। बस यही रिफ्लेक्शन जो विवेक के माध्यम से हुआ है, यही प्राकृतिक विधि है, यही है प्राकृतिक विधि। अब स्थूल रूप से विधायन होगा, और स्थूल रूप से विधायन कौन करेंगे? वे शासक वर्ग जो मनुष्यों के लिए विधि निर्माण की योग्यता से संपन्न है, या जिन्हें प्राधिकार उस ढंग का प्राप्त हुआ है। यह रिफ्लेक्शन जो विवेक के माध्यम से हुआ है, ठीक है, यह रिफ्लेक्शन प्राकृतिक विधि है, और इसके मुताबिक विधायन ये चलेगा। और जब आप ये देखेंगे कि मनुष्य शांत और प्रसन्न कैसे होगा, मनुष्य की बात कर रहा हूं, नागरिक की नहीं। यद्यपि नागरिक मनुष्य होगा, लेकिन नागरिक देश का पहले होता है, और मनुष्य मानव समुदाय का सदस्य है। उसने मनुष्य की बात की क्योंकि जिनों की दृष्टि पूरे ब्रह्मांड पर गई है, रोम के ब्रह्मांड पर नहीं गई, ब्रह्मांड पर गई है। इसलिए उसके अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य है, मानव है। इसलिए वो जो सिद्धांत प्रतिपादित करेगा वो सार्वभौमिक होगा, और यूनान, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, या वो जो नियम संगत जीवन, नियम
देश का होगा, नियम देश का होता है। इसलिए अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इनकी व्यवस्था नगर राज्यों तक सीमित रही और उस समय असफल हो गई, जिस समय सिकंदर ने वहां से निकलकर एक बड़े साम्राज्य को जीत लिया और बड़े साम्राज्य में अनेक राष्ट्रीयताओं के लोग आकर एक साथ रहने लगे और फिर उन नियमों की जरूरत पड़ी है जिनके अनुपालन से संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो सके। ठीक है, ये जो जरूरत अनुभव हुई, इसने जैनों के अध्ययन का महत्व और बढ़ा दिया। यह यूं कहें कि स्टोइक विचारधारा जो है थी, उसका मार्ग और ज्यादा प्रशस्त यह कर दिया और जैनों ने एक सार्वभौमिक, शाश्वत और अपरिवर्तनशील विधिक व्यवस्था, इसका सूत्रपात कर दिया और जो मनुष्य को केंद्र में रखकर आप मानव समुदाय में शांति और प्रसन्नता, इनको स्थापित करने वाले नियमों की खोज करेंगे तो आप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हो ही जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन अगर है, विभेद अगर है, समानता और स्वतंत्रता अगर इसका वायलेशन हो रहा, अगर इन मूल्यों का सम्मान नहीं हो रहा, तो मानव समुदाय में शांति और प्रसन्नता कदापि संभव नहीं। और जैनों ने विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में ईश्वरीय व्यवस्था के संबंध में अंतर्दृष्टि का विकास किया। विवेक टूल है, विवेक उपकरण है जो अंतर्दृष्टि दे रहा है किसको? जैनों को। और जैनों उस अंतर्दृष्टि के सहारे संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है। फिर उसके सामने जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये कि ब्रह्मांड में धूल इसलिए महत्वहीन नहीं समझी गई है कि वो जमीन पर है, और हवा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं समझी गई है कि वो आकाश में है। दोनों का अपना स्थान है, दोनों का अपना महत्व है। इसलिए न तो हवा महत्वपूर्ण है, न जमीन महत्वहीन है। इसलिए अब यही अनुभूति प्लेटो की है, अनुभूति प्लेटो की है, अनुभूति प्लेटो की भी यही है। लेकिन प्लेटो की अनुभूति डिफरेंट वे में सामने आती है। वही एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, अनुभव प्लेटो का भी यही है। प्लेटो इससे डिफर अनुभव नहीं कर रहा, वो कह रहा कि ईश्वर के यहां से लोग भिन्न भिन्न क्षमताएं लेकर आए हैं, उनकी क्षमता को पहचानना और उन्हें उनकी क्षमता के मुताबिक काम देना है, यही कानून का उद्देश्य है। और जरूरत कानून की क्यों है? इसलिए क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता, वो नैतिक रूप से, यानी कि ईश्वर ने उसे किस क्षमता को देकर दुनिया में भेजा है। तुम आए टीचर होने थे, बन गए लेखपाल, आए थे लेखपाल होने, बन गए टीचर और दुनिया का बंटाधार कर दिया। ठीक है, तो प्लेटो कहता है कि मनुष्य नैतिक रूप से अज्ञानी है। अधिकतर टीचर लेखपाल ही होने आए थे। ठीक है, मानना पड़ेगा कि अधिकतर टीचर लेखपाल होने आए थे, बन गए टीचर। और जो टीचर होने आए थे उन्हें टीचर होने से कोई रोक नहीं पाया, कोई नहीं रोक सका। ठीक है, न नेट, न जेआरएफ, न कहीं सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सका। जैसे गालिब को शायर होने से कोई नहीं रोक सका, जैसे कर्ण को धनुर्धर होने से कोई नहीं रोक सका। ठीक है, हर वक्त, हर काल में ऐसे लोग रहे हैं। ठीक है, वशिष्ठ अगर विद्वान है तो पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए दशरथ को जंगल में क्यों जाना पड़ रहा है किसी अन्य ऋषि की? ठीक है, अन्य ऋषि की सहायता क्यों लेनी पड़ रही है? द्रुपद के यहां भी विद्वानों का जमघट है, लेकिन जब द्रोण को मारने लायक पुत्र चाहिए
तो फिर जंगल का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इसका मतलब दुनिया में हमेशा ऐसे लोग हैं जो तथाकथित रूप से सफल और प्रतिभा संपन्न लोगों से ज्यादा प्रतिभाशाली अगर नहीं तो उनके बराबर के प्रतिभाशाली जरूर हैं, और उन्होंने अपनी प्रतिभा को अपने पुरुषार्थ से सिद्ध किया है, इसलिए उनकी प्रतिभा बहुत चमकदार है। ठीक है, हमने अभी कहा आपसे कि नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को स्थापित किया है। ठीक है, इसलिए उनकी प्रतिभा और उनकी सफलता ज्यादा चमकदार दिखाई देती है। आप उनके विरोधी हैं, समर्थक हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल तय है, कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि कोई उनके सामने आज की डेट पर राजनीति के क्षेत्रों में खड़ा दिखाई नहीं देता, क्योंकि बाकी सब बैसाखियों से खड़े हैं। कोई पिता की बैसाखी लिए है, तो कोई परंपरा की बैसाखी लिए है, कोई विरासत की छाती पर खड़ा है, कोई अपने कर्मों पर नहीं खड़ा है, कोई अपने पैरों में नहीं खड़ा है। ठीक है, तो जेनो ये देख रहा है कि विवेक की अंतर्दृष्टि, टूल विवेक का है, और उसके माध्यम से देखता है तो वो ये पाता है कि प्रकृति इसमें सब समान है, ना कोई कमतर है ना बेहतर है। और यही प्लेटो की अनुभूति है। प्लेटो भी यही कहता है कि मनुष्य जानता ही नहीं कि वो क्या करने आया है दुनिया में, क्योंकि वो नैतिक तौर पर अज्ञानी है। ठीक है, और वो क्या करने आया ये वो जानता नहीं, और जान भी जाए तो मानता नहीं। तुम्हें पता लग गया तुम लेखपाल बनने आए थे, क्योंकि तुम्हें शिक्षा के सिद्धांत समझे ही नहीं आते, फिर भी जबरदस्ती दूसरों के नोट्स खरीद खरीद कर बच्चों को बता रहे हो कि ये लिख दो टॉप कर लोगे, तो तुम लेखपाल ही हो कि पुरानी खतौनी से नई खतौनी ये तैयार कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। न तुम्हारी कोई अनुभूति है, न तुम्हारे पास कोई शिक्षण पद्धति है, न तुम कुछ सिखा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो प्लेटो यही कहता है कि अगर जान भी जाओ कि तुम किस लिए आए थे तो मानोगे नहीं, इसलिए कानून की जरूरत है, इसलिए कानून की जरूरत है। जेनो वो भी देख रहा है, प्लेटो की जो अनुभूति है वही जेनो की अनुभूति है, कोई कमतर नहीं, कोई बेहतर नहीं। लेकिन जेनो का जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो नियंत्रक सिद्धांत की खोज तक सीमित है। किसी सुव्यवस्था या न्याय को घटित करने की बात वो सोच ही नहीं रहा। प्लेटो का न्याय का दर्शन बहुत विस्तृत है, वो न्याय के विषय में सोचता है, इसलिए आगे जाता है। जेनो अपने को यहीं तक सीमित किए हुए है, इसलिए उसकी दृष्टि सिर्फ इस तक जा रही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक तत्व से संपन्न है, और वो तत्व विवेक का तत्व है। ठीक है, और उस विवेक के तत्व के मुताबिक अगर राज्य की विधि का निर्माण किया जाए तो डेफिनेटली मानव समुदाय में शांति और प्रसन्नता आएगी। और जब विवेक की अंतर्दृष्टि विकसित करके ईश्वरीय व्यवस्था के बारे में सोचता है तो वो ये पाता है कि ईश्वरीय व्यवस्था में कोई किसी के अधीन नहीं है। जमीन भी स्वतंत्र है, हवा भी स्वतंत्र है, लेकिन जमीन की भी इक्वल वैलिडिटी है, इक्वल मान्यता है, और हवा की भी इक्वल मान्यता है। दोनों कमतर और बेहतर इन वर्गीकरणों में वर्गीकृत नहीं है, और दोनों स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता और समानता ये मूल्य हैं जिनके आधार पर मानव समुदाय में शांति और प्रसन्नता कायम हो सकती है। ऐसा स्टोइक विचार सामने आता है। इसके बाद सिसरो आते हैं। अब सिसरो चूंकि स्टोइक परंपरा में है तो विवेक की अंतर्दृष्टि, विवेक का टूल इनके पास भी है, विवेक की टॉर्च इनके पास भी है, और यदि ईश्वरीय व्यवस्था उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, और ये पाएंगे कि ईश्वर ने स्वयं कोई योजना बना रखी है, ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में। इनकी दृष्टि है
कि ईश्वर ने योजना बना रखी है, वो योजना तो हमें नहीं मालूम क्या है, वो योजना हमें नहीं मालूम है कि क्या है, लेकिन इतना तय है कि जब ये उस योजना को विवेक की अंतर्दृष्टि के सहारे देखते हैं तो ये पाते हैं कि सब कुछ है जो भला करने का निर्देश देता है और बुरा करने से विरत रहने का निर्देश देता है। इतना जरूर है। वो विस्तृत योजना जो ईश्वर की है ब्रह्मांड के बारे में, उस योजना को शाश्वत विधि कहा है चित्रों ने। चित्रों ने उसे क्या कहा है? शाश्वत विधि। वो शाश्वत विधि है। हमने आपसे कहा था कई विचारक आएंगे, ये अलग अलग नामों से पुकारेंगे भिन्न भिन्न चीजों को। तो नाम कुछ नहीं होता है, नाम तो पुकारने का माध्यम है। नाम आशाओं का प्रतीक है। नाम गुणवाचक भी होता है। कोई सुरीला गाता है, उसका नाम कोकिला रख दिया, लेकिन अक्सर नाम आशाओं के प्रतीक होते हैं, क्योंकि गाएगा तो अच्छा बाद में जब वो गाने लायक होगा। नामकरण तो पैदा होते ही होगा, और नामकरण पैदा होते ही अगर हुआ है तो नाम सिर्फ आशा का प्रतीक है। नाम तो आशा का प्रतीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वो पुकारने का माध्यम भी है। इसलिए अपनी आशाओं के अनुरूप अगर पुकारने का माध्यम हम ढूंढ लेते हैं तो हमारी आशा की पूर्ति भी हो जाती है और पुकारने का साधन भी मिल जाता है। तो एक तीर से अगर दो शिकार हो जाएं तो गलत नहीं होता। ये बुद्धिमत्ता है। इसलिए नाम तुम्हारा, ठीक है, घसीटे और तौले ये भी हो सकता था। होते भी हैं लोगों के नाम। ऐसे लोग खराब होंगे ये भी जरूरी नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं होगा ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर, ठीक है, सार्थक नाम ये रख लिया जाता तो वो पुकारने का माध्यम भी बनता। और आपकी आशा क्या है ये पुकारे जाने वाले को सूचित भी करता। हो सकता पुकारे जाने वाला जिसको पुकार रहे हो आप, वो कुछ शर्म करता और तुम्हारी आशाओं के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता, तो हो सकता संसार का ज्यादा भला हो जाता। यद्यपि अब भी ये हो सकता है कि उस बेचारे का तो कोई वश ही नहीं था अपना नाम रखवाने में। तुमने उसका नाम घसीटे जरूर रखा, लेकिन वो पायलट हो गया, वो घसीटा नहीं, वो उड़ा। ठीक है, ये संभव है। ठीक है, तो मतलब नामों का अपना एक वो है, विज्ञान है। तो नाम कोई किसी को कुछ भी दे सकता है, उससे हमें उसके गुणों के बारे में कोई राय ये नहीं कायम करनी चाहिए। तो सुचरो शाश्वत विधि नाम दे रहा है, इससे हम कोई राय कायम नहीं करेंगे, बल्कि इससे जो सुचरो कहना चाहता है उसे समझेंगे। सुचरो शाश्वत विधि जिसको कह रहा है वो शाश्वत विधि ईश्वर की योजना है, जो स्वयं ईश्वर को ज्ञात है। ठीक है, स्वयं ईश्वर को ज्ञात है। पूर्व काल में इसे लोगोस कहा गया था, वो सॉरी इसे लॉगस कहा गया था। और वह ईश्वरी विधि जो तथ्य के रूप में यानी धर्मशास्त्रों में अभिव्यक्त होकर हमें प्राप्त हुई थी, उसे लोगोस कहा था, उसे लॉगस कहा था, जो अज्ञेय थी, जिसे अनुभव किया जा सकता था, जाना नहीं जा सकता था पूर्व काल में। ठीक है ना, वो लॉगस इस नाम से जानी गई थी, या नोमोस इन नामों से जानी गई थी। अब सिसरो उस ईश्वरी योजना के बारे में सोच रहा है, तो वो ये देख रहा है कि ब्रह्मांड क्यों ईश्वर ने बनाया, नहीं मालूम। क्या चाहता है ईश्वर इससे, पता नहीं। ठीक है, जैसे चाहे किसी भी धर्म से पूछो कि ईश्वर ने आखिर संसार क्यों बनाया, तो अभी भी खोज जारी है। ठीक है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं, क्यों बनाया पता नहीं।
सिसरो कहता है कि हम ईश्वरी योजना को पूर्णतः जान नहीं सकते, लेकिन इस योजना के बारे में जो योजना है ईश्वर की, वो ये दिखती है कि भला किया जाना चाहिए और बुरे का त्याग किया जाना चाहिए। ये जरूर दिखता है। ठीक है, तो स्पष्ट नैतिकता के वर्णन के रूप में सिसरो एक बात कह देता है कि भला किया जाना चाहिए, बुरा छोड़ा जाना चाहिए। ये स्पष्ट नैतिकता का वर्णन है, ये स्पष्ट नैतिकता का वर्णन है। ठीक है, कि भला किया जाना चाहिए, बुरा छोड़ा जाना चाहिए। भला क्या, बुरा क्या, यहां समस्या पैदा होगी ना। पहले एक निर्देश आया, भला किया जाना चाहिए, बुरा छोड़ा जाना चाहिए। ये भला किया जाना चाहिए, बुरा छोड़ा जाना चाहिए, यही स्पष्ट नैतिकता है, और इसे शाश्वत विधि कहा है सिसरो ने। सिसरो ने इसको क्या नाम दिया? शाश्वत विधि। और यह पूर्व के लॉगस की अपेक्षा ज्यादा स्थूल है, ज्यादा ठोस है, ज्यादा आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो तो सिर्फ दिमाग में, अब कम से कम बोले तो उसकी अपेक्षा ये ठोस है। ये स्पष्ट नैतिकता के सिद्धांतों का विवरण है, बस और कुछ नहीं। शाश्वत विधि सिसरो की नजर में। अब प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि ये कौन सी विधि होगी? तो कहता है वो जो रिफ्लेक्ट होगी, जब आप सोचोगे कि भला कैसे किया जाए, भला कैसे करें, बुरा कैसे छुड़वाएं, अब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यह है नेचुरल लॉ। ये नेचुरल लॉ है। अब देखिए, हमने आपसे जब नेचुरल लॉ की शुरुआत की थी तो हमने कहा था कुछ लोग इसे, ठीक है, एक प्रक्रिया मानेंगे जिससे राज्य की विधि की अंतर्वस्तु ढूंढी जाएगी। अब प्रक्रिया बन रही है प्राकृतिक विधि। कैसे करें, कैसे इस सवाल का जुड़ाव जिससे होता है वही प्रक्रिया कहलाती है। क्या करें, इस सवाल का जुड़ाव जिससे होता है वह सबस्टेंटिव लॉ, सारभूत विधि कहलाती है। ठीक है, तो अब जो सामने आ रहा है यह प्राकृतिक विधि है, एंड इट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द पॉजिटिव लॉ विच इज नोन बाय अस एज अ सकारात्मक विधि, परिवर्तनशील विधि, आदि आदि। अब प्राकृतिक विधि सामने आ रही है और वो प्रतिबिंब है मनुष्य के मस्तिष्क में उन नियमों का जो मनुष्य की सहायता करेंगे भला करने में और बुरे का त्याग करने में। यह रिफ्लेक्शन है मनुष्य के मस्तिष्क में। ठीक है ना। और इसके पालन का बंधन ये लोग क्यों अनुभव करेंगे? क्योंकि मनुष्यों में अच्छाई के लिए एक अंतर्निहित क्षमता है, वो अच्छे हो जाना चाहते हैं, इसलिए वो ये करेंगे जो भले के रूप में उन्हें आदेशित होगा और जो बुरा छुड़वाने में उनका सहायक होगा। ठीक है, ऐसा वो करेंगे ही करेंगे। अब ये जो रिफ्लेक्शन है इसे उन लोगों द्वारा जो मनुष्य समाज पर शासन करेंगे प्रारूपिक, यानी एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म में आप देखते हो हमारे सामने कानून है, एक प्रारूपिक सामुदायिक विचार के रूप में सामने लाया जाएगा और सामुदायिक विचार जनप्रिय हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यह भला करने में सहायक है, बुरे का त्याग करने में सहायक है। सिसरो ने एक कोट किया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि प्राकृतिक विधि क्या है? वो जो भला है वो किया जाए, जो बुरा है वो छोड़ा जाए, और यही प्राकृतिक विधि का आदेश है। और ये विधि शाश्वत, सत्य, सार्वभौमिक
और अपरिवर्तनशील है, इसके किसी भाग का, ठीक है, निरसन या अनुमत नहीं है, अलाउड नहीं है, इसका पालन करना ही होगा। और इसका उद्घोषक कौन है? ईश्वर स्वयं। अब राज्य की विधि सामने आई है, जो इस रिफ्लेक्शन के अनुरूप शासक वर्ग द्वारा बनाई जाएगी। अब इस रूप में सिसरो, ठीक है, राज्य की विधि का निर्माण कर रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर राज्य की विधि वो करने का निर्देश नहीं दे रही, ठीक है, जो भले के तौर पर पहचाना गया है, और भला या बुरा हमने कहा क्या होगा? उद्देश्य परक। यह भी बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट पर। कुछ बेवकूफ टाइप के लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि फला ने ये कहा है इसलिए ठीक है। राम और कृष्ण, उनकी बात तो ठीक है, वो जो कहेंगे वो आप आधिकारिक तौर पर ये माना जा सकता है कि भला ही है, आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। कहते हैं, जैसे उनका कहा जाता, बरेलवी मसलक के लोग कहते हैं कि आला हजरत पर हमारी आंखें बंद हैं। क्यों बंद है? क्योंकि आला हजरत ने, ठीक है, हमने उन्हें बहुत पढ़ा है, जहां जब भी पढ़ा, हमने नहीं, इस बरेलवी मतावलंबियों ने, बरेलवी मतावलंबी ये कह सकते हैं कि हमने आला हजरत को रेंडमली चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पढ़ा, उन्हें सुन्नत के अनुकूल पाया। जब भी हमने एक चावल उठाया वो पका पाया, तो हमने जान लिया कि पूरी, ठीक है, पतीली पकी हुई है। ऐसे ही हमने रेंडमली जब भी चेक किया, स्वस्थ पाया मनुष्य को, तो ये स्वस्थ है, ये ठीक है। तो राम और कृष्ण के किसी जीवन के किसी भाग का, ठीक है, हम अध्ययन करें, वो आदर्श के अनुकूल पाते हैं, इसलिए उन पर तो हमारी आंखें बंद हैं। शेष कोई कहे, हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा समाज में, उसका परिणाम क्या हुआ, इसके आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन की यही शाश्वत कसौटी है, इसके अलावा कोई कसौटी नहीं है मूल्यांकन। और अगर कोई मूल्यांकन करता है तो उसे ही चमचा कहा जाता है। तुम चमचे उनके, जो उनके कहने के आधार पर, बिना उनके कहे का परिणाम ये विचार किए उन्हें महान कहते हो, तो तुम चमचे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। चमचागिरी और मूल्यांकन, इसका अंतर यही है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो सिसरो ये कहता है कि इसके यानी प्राकृतिक विधि के किसी भी निर्देश का पालन, वो किसी भी निर्देश का उल्लंघन अनुमित नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं ईश्वर इसको स्थापित कर रहा है। ये ईश्वरीय विधि के अनुकूल है, ये ईश्वरीय विधि को कह क्या रहा? शाश्वत विधि। और क्या है? इस पट नैतिकता का वर्णन, उसके मुताबिक जो भला है वो किया जाए, जो बुरा है छोड़ा जाए। भला कैसे करें, बुरा कैसे करें, ये जो रिफ्लेक्शन है, यही प्राकृतिक विधि है, और इसके अनुरूप राज्य की विधि आएगी। अब राज्य की विधि इसके अनुरूप नहीं है, यानी वो भला नहीं कर रही, भला नहीं कर रही, बुरा दिख रहा है, बुरा हो रहा, तो निश्चित तौर पर वो प्राकृतिक विधि के अनुकूल नहीं है। क्या करें हम? तो सिसरो एक कदम आगे है, किससे? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से। वो इन लोगों की तरह ये नहीं कहता कि ठीक है बुरी है, विधि नहीं है, लेकिन व्यवस्था के हक में उसका अनुपालन करिए। हाँ, इनके जैसी बात सिसरो जरूर करता है। सिसरो कहता है कि ऐसी विधि को, ठीक है, उसकी विधिमान्यता को प्रभावित किए बिना भी, विधिमान्यता को प्रभावित किए बिना विधि नहीं माना जा सकता। यानी विधि की मान्यता नहीं दे रहा, यह फर्क आ रहा है, विधि की मान्यता नहीं दे रहा। वो कहता कि विधि में जो नैतिक गुण होना चाहिए, ये मनुष्य की अच्छाई के विकास का वाहक बने, यही नहीं है इसमें। और जब ये नहीं है
तो फिर डेफिनेटली ये शासक वर्ग द्वारा जारी किए जाने के कारण विधिमान ने उस लिहाज से भले ही मान ली जाए कि शासक वर्ग द्वारा जारी की गई, अर्थात इससे मूल वर्गीकरण के रूप में विधि के तौर पर आइडेंटिफाई कुछ लोग करेंगे, लेकिन इसमें नैतिकता के विकास का आवश्यक गुण न होने के कारण कायदे से इसे विधिकल्प कहा जाना चाहिए। हमने आपसे कहा था कल्प को अंग्रेजी में क्वेसी कहते हैं, और क्वेसी जहां लग जाएगा वो जैसा का बोध देता है। क्वेसी कॉन्टेक्ट, क्वेसी सिविल, ये शब्द प्रयोग होते हैं कानून के क्षेत्रों में, ये जैसे का बोध देता है। तो वो कहता है कि इसे विधिकल्प कहें आप, ठीक है, कुछ और कहें। ठीक बात तो यही होगी कि आप इसे कुछ और कहें, कानून न कहें। लेकिन मूल वर्गीकरण में इसे कानून ही कहा जाता है। तो सिसरो इस बात के खिलाफ है कि क्या कोई विधायिका, सिसरो पहली बार सवाल उठा रहा है, सिसरो कहता है कि क्या कोई विधायिका ये नियम पारित कर सकती कि लूट मार वैध है, और अगर ऐसा है तो ये लुटेरों की विधायिका द्वारा पारित नियम है। ये कौन सी विधायिका कह सकती है? इसलिए प्राकृतिक विचार का अपना योगदान है कानून के क्षेत्र को। उस तो मूल्यों का विकास कानून में किया है, ठीक है। ये नेचुरल लॉ का अपना ही रोल है, नेचुरल लॉ की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कानून में जो कुछ सुंदर दिखता है वो सब नेचुरल लॉ की देन है, ठीक है। इतना खूबसूरत विचार है, और फिर हम कहेंगे चाहे मेरी कोई कितनी भी आलोचना करे, मास्टरों ने इसके रेड़े मार के रख दी। इतना खूबसूरत विचार है, ठीक है। आप जरा चले जाओ, चाहे विद्यार्थियों में सर्वे कर लेना, चाहे वकीलों में सर्वे कर लेना, चाहे लॉ टीचर्स में सर्वे कर लेना, और चाहे लॉ स्टूडेंट्स में सर्वे कर, किसी में कर लेना। कितने लोग हैं जो नेचुरल लॉ पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं? कुछ तो बताएंगे बहुत बोर है भाई, बहुत ही बोर है, हमें तो अच्छा ही नहीं लगा कभी। क्या आपको घंटा भर बीत चुका है, कोई बोरिंगनेस अनुभव हुई? इतना सुंदर है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद रोम के विधिशास्त्री, उन्होंने भी प्राकृतिक विचार के, अब चूंकि विधिशास्त्री जो होता है ये एडवोकेट भी होता है, ठीक है, ये उपयोग के दृष्टिकोण से बात करते हैं, ये सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बात नहीं करते। आप कचहरी चले जाओ, अभी वहां उपयोग के दृष्टिकोण से आपको कानून पर बात होती मिलेगी, वहां सिद्धांत के आधार पर नहीं। जैसे हंसी में हम भी कहा करते हैं और कि यार ठीक है, कानून की व्याख्या तुम्हारी सही, जीत तो वो गए, ठीक है ना, तो तुम तो बेवकूफ ही सिद्ध हो गए, वो मार काबिल सिद्ध हो गए। तो वहां उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो गेयस नाम का विधिशास्त्री सामने आता है, ठीक है, स्टोइक विचार को। वो दो प्रकार की विधियां देखता है, एक जो रोम के वासियों के लिए होगी, जिसे उसने जस्ट सिविल कहा है, दूसरी रोम के संपर्क में जो विदेशी आएंगे और आकर रहेंगे। हर दुनिया के सभी देशों में आज भी रह रहे हैं, आज भी दुनिया के सभी देशों में विदेशी भी रह रहे हैं और उनके अपने नागरिक वो भी रह रहे हैं। ये स्थिति उस समय भी है। तो गेयस ये कहता है, दो प्रकार की बात कहता है वो, कि एक जस्ट सिविल है, एक जस्ट जस्टिनियम है, और जस्ट जस्टिनियम इसी को वो नेचुरल लॉ कह रहा है, ठीक है। जस्ट जस्टिनियम नेचुरल लॉ है, और जस्ट सिविल नागरिकों की विधि है, जिससे रोम के नागरिक शासित होंगे। क्योंकि वो वकील है तो बहुत ये नहीं सोच रहा कि नागरिक विधि जस्टिनियम के अनुकूल कैसे बने, इन सब चक्रों में नहीं पड़ रहा हूं। वो प्रयोग के दृष्टिकोण से बात कर रहा है कि नागरिकों का शासन जस्ट सिविल, ठीक है। रोम के जो शासक हैं वो प्राकृतिक विधि आदि का विचार करके, ठीक है ना, प्राकृतिक विधि क्या निर्देश देती है, क्या होना चाहिए, उसका विचार करके जस्ट सिविल बना देंगे, और जस्ट सिविल
इसके मुताबिक रोम के नागरिक शासित होंगे। रोम के में जो विदेशी आएंगे वो विदेशी किस विधि से शासित होंगे? वो विदेशी दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में जो कुछ कॉमन पाया जा रहा है उसके बारे में गारंटीड कहा जा सकता है कि वो प्राकृतिक विधि के अनुरूप है, क्योंकि सबका अनुभव है ना, वो सबका अनुभव है। जैसे हमने कहा ना कि बरेलवी मसलक के लोग कहते हैं कि आला हजरत पर हमारी आंखें बंद हैं, हम कहते हैं राम और कृष्ण पर हमारी आंखें बंद हैं। क्यों? क्योंकि रेंडमली जब भी हम उठाते हैं उन्हें ठीक पाते हैं। ऐसे दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में रेंडमली हम जो चीजें उठाते हैं वो उन विधिक व्यवस्थाओं में ठीक है, तो यहां भी ठीक ही होंगी। तो जस्टिनियन दुनिया में जो विधिक व्यवस्थाएं स्थापित हैं उनमें जो कॉमनली अच्छाइयां हैं उनको हम ले लेंगे और वो नेचुरल लॉ का पार्ट है, ये असंदिग्ध रूप से माना जा सकता है, और उससे रोम के विदेशी शासित होंगे। दो रूपों में गैस ने देखा है, जस्टिनियन, जज सिविल। ठीक है। तीसरा जो आपको समझना चाहिए स्टोइक विचार के बारे में, क्या दिया है स्टोइक विचार में। ठीक है। दुनिया को इससे स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य दिए, जिससे रोम में मानुष विवाह, इसका उन्मूलन तो क्या, मानुष विवाह में होता क्या था? मानुष विवाह दो प्रकार का होता था। ठीक है। उन दो प्रकार के मानुष विवाहों के नाम क्या है? गूगल सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। गूगल भी आज देवता है। जैसे पहले देवता आते थे कुछ बता जाते थे, ऐसे ही आज आपको कुछ चाहिए गूगल सर्च कर लीजिए, फट से मिल जाएगा। मानुष विवाह दो प्रकार का होता था। एक मानुष विवाह होता था, इसमें स्त्री अपने पिता के, ठीक है, अधिकार में रहती थी, और दूसरे में पति के अधिकार में रहती थी, लेकिन अधिकार में रहती थी, समानता नहीं है। समानता नहीं है। उत्तराधिकार का कानून आदि सब में असमानता थी। ठीक है। यह असमानता हमारे यहां नहीं है, मार शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, वंचित वर्ग माना है इसीलिए, क्योंकि सदियों से हर व्यवस्था में ऐसे ही हुआ है। तो हम खाली बड़ा ऑर्थोडॉक्स थे, जबकि हमारी संस्कृति में, ठीक है, जो हमारी संस्कृति है उसमें ऐसा है भी नहीं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम रोम और, ठीक है, यूनान से शासित होते रहे, और आज भी वो राहुल गांधी इटली से संबंध रखने के कारण महान माने जा रहे हैं। ठीक है। तो सवाल यह है कि हमारी अपनी व्यवस्था में ऐसा है भी नहीं, और अगर हम मान भी ले तो दुनिया में सभी जगह ऐसा ही था, तो फिर हम कोई उनसे बहुत कमतर है ऐसा भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये स्वतंत्रता समानता का जो विचार आया, इसने दासों की स्थिति में सुधार ये किया, स्त्रियों की दशा में सुधार किया, जबकि प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ने जो कहा उससे दासों की स्थिति और बदतर हुई, क्योंकि ये कहा गया, भाई प्लेटो कहता ना ईश्वर ने क्षमता देकर भेजा, इसके मतलब तुम्हें तो कोई क्षमता नहीं, तभी तुम दास हुए। ठीक है ना। प्लेटो का जब तर्क इस्तेमाल हुआ बदतमीज और नीचों के द्वारा, हालांकि विचारक हमेशा बेचारा अच्छी बात कहता है, तो विस्तृत भी कोई खराब बात थोड़ी कह रहा है, लेकिन नीच व्यक्ति जब तर्क का सहारा लेता है तो वो कैसी अच्छी बात की भी टांग तोड़ देता है, ये यहां से तय होता। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु बेचारे वो तो अच्छे लोग थे, लेकिन नीचों ने उनका सहारा लिया और ये कहा कि दास ये तो प्राकृतिक तौर पर हीन है, इन्हें तो भगवान ने नहीं हीन बनाया, तो हम अगर कुछ कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है। ठीक है। ये तो होने नहीं चाहिए, कोई स्वतंत्रता की मांग होनी नहीं चाहिए। ठीक है। ये बात शुरू हो गई, और स्वतंत्रता और समानता, ठीक है, ये जो स्टोइक विचारक लाए, इससे दासों की दशा में सुधार हुआ, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते दास भी तो ईश्वर से ही आया है। ठीक है ना। न धूल कमतर है ना हवा बेहतर है, वो तो कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं ना, दोनों एक निश्चित प्रयोजन और एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुनिया में स्थित है। दोनों में से कोई अगर अपनी मर्यादा का अतिलंघन करेगा, हवा चलना बंद कर देगी, धूल उड़ना बंद हो जाएगी, तो व्यवस्था नहीं चलेगी।
व्यवस्था के लिए दोनों का अपना अपना काम करना जरूरी है। तो स्टोइक विचार जो दिख रहा है, देख रहा है, वो व्यवस्था को संचालित करने में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के कारण जो गड़बड़ पैदा हो गई, उनके विचारों का नहीं, दुष्टों के द्वारा उनकी व्याख्या के कारण जो गड़बड़ पैदा हुई, उसका उपचार ये स्टोइकों के माध्यम से किया जाना संभव हो पा रहा है। ठीक है, ये स्टोइक विचार का की देन है वैदिक समाज को। अब आप देखें, 3 धाराएं प्रदर्शित हो रही हैं प्राचीन प्रकृतिवाद की। 3 धाराएं। एक धारा वो है जो सोफिस्टस जिसके वाहक हैं, और वो कहती है कि विधि में मनुष्य की भौतिक सुख, भौतिक शांति, उसकी प्रसन्नता, इसको सुनिश्चित करने वाले सिद्धांत शामिल होने चाहिए। और ये भी है हमारी वैदिक व्यवस्था में वर्तमान में। यही कहा, सार्वजनिक स्थान पर अगर तुम अश्लील गाने गाओगे, पावड़े, ठीक है, उच्चारित करो तो दंड देंगे। घर में खूब भोजपुरी सुनो, कोई दिक्कत नहीं, सुनता ही है। ठीक है, घर में तुम भोजपुरी सुनो, इंस्टाग्राम पे चाहे जो कुछ करो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे तुम भोजपुरी खूब जो बनाए तो करो, ठीक है, वो आपको प्रकटित होता दिखाई देता है। देखेंगे तो दिखेगा, नहीं देखेंगे तो फिर क्या है, तो वो दिखेगा ही नहीं। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, वो तुम अंधे हो। नहीं थे तो कर दिया वर्तमान व्यवस्था ने, जो शिक्षा व्यवस्था, वो तो कहते नोट तैयार करो। अरे यार, नोट तुम्हारे थोड़ी ना बनाएंगे, हम बनाएंगे तो अपने अपने बनाएंगे, अपनी शैली में बनाएंगे। तो विचार बताओ, विचार उनके पास है ही नहीं, वो तो अपना नोट्स लेके आ रहे, जो उनके शिक्षक महोदय ने अपना अपने वही लगातार चल रहा है। तो तुम अंधे थे नहीं तो अंधे कर दिए गए। ठीक है, ये दिक्कतें हैं, इस व्यवस्था ही बुरी हो गई। दूसरा जो क्लासिकल प्रकृतिवाद है, उसने दूसरा जो दिया है वो विधि के अनुपालन का बंधन। ये सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, विधि का पालन करना चाहिए, ये नैतिक शिक्षा है। हम लोग कहते हैं कि यार कानून का पालन करना चाहिए तुम्हें, इसने ये सिखाया है, ठीक है ना। और तीसरा जो लक्षण प्रकट किया है वो कि विधि निर्माण सम्यक उद्देश्य, यानी सोद्देश्य होना चाहिए विधिक निर्माण। जो विधायन है उसके साथ उद्देश्य का रिश्ता ये कायम कर दिया किसने? स्टोइकों ने, कि स्वतंत्रता और समानता इसे समर्पित होना चाहिए, ठीक है, या यूं कहें विधायन को समर्पित होना चाहिए, स्वतंत्रता और समानता को, यानी सोद्देश्य विधायन, इसका रास्ता खोल दिया। ये 3 लक्षण हैं जो प्राचीन प्रकृतिवाद ने प्रकट किए। हम अगर 9/18 हो रहा है, अब अगर हम अगस्टाइन या थॉमस एक्विनास को शुरू भी करें तो हम समाप्त नहीं कर पाएंगे उन्हें, लेकिन इतना जरूर हम बताए देते हैं, नहीं तो कल बताना पड़ेगा कि कालांतर में ईसा आ गए, और ईसा के आने के साथ, ठीक है, पूरे रोमन साम्राज्य का ईसाईकरण हो गया। अब चूंकि ईसा रसूल भी हैं, ईसा नबी भी हैं, ईसा पर इंजील आयत हुई है, उसी तरह जैसे मूसा पर तौरात आयत हुई थी, लेकिन तौरात से हलक आ गया था, और हलक ने मानवीय अंतर्दृष्टि के सहारे, ठीक है, ईश्वर की इच्छा को जानने का मार्ग खोल दिया था। अभी हजरत मोहम्मद नहीं आए क्योंकि मूसा सबसे पहले हैं, फिर ईसा हैं समय के कालक्रम में, ठीक है, और फिर आपका हजरत मोहम्मद है, और इब्राहिम सबसे ऊपर क्योंकि इब्राहिमी मत ये चारों हैं, ठीक है, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, वो सॉरी 4 कहेगा, 3 तीनों इब्राहिमी मत हैं, ठीक है। तो अब ईसा आ गए, अब ईसा के कारण ईसाई हो गया है रोमन साम्राज्य, और जब रोमन साम्राज्य ईसाई हुआ तो अब इन्हें इंजील के तौर पर ईश्वर की इच्छा फिर प्राप्त हो गई, और चूंकि वो ईश्वर की इच्छा मॉडर्न है मूसा की अपेक्षा,
इसलिए कहा जाएगा कि अब ईश्वर की इच्छा तो हमें प्राप्त हो गई, अब इसके मुताबिक जियो। ठीक है, तो वह धर्मनिरपेक्ष रास्ता है जो विवेक की अंतर्दृष्टि के सहारे है। ठीक है, खोजना चाहता था ईश्वर की इच्छा को। ठीक है, उसका मार्ग थोड़ा कठिन होना शुरू हो गया, वो मार्ग कठिन होने लगा है। ठीक है, लेकिन जो चीज विकसित हो जाती है एक बार, वो आसानी से खत्म भी नहीं होती। ये भी दुनिया का अनुभव है। एक बार जो विकसित हुआ फिर वो आसानी से खत्म नहीं होता। आप कुछ भी करो, जो विकसित हुआ फिर वो रहता है। तो ये जो तरीका विकसित हुआ था, और ये सेकुलर तरीका है ईश्वर की इच्छा को जानने का। ठीक है, कि विवेक की अंतर्दृष्टि के सहारे ईश्वर की इच्छा की खोज, इससे संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, ईश्वरीय इच्छा का वो सिद्धांत जो इंजील के माध्यम से दुनिया को प्राप्त हो रहा है, इससे संघर्ष शुरू हुआ है। तब ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास सामने आएंगे और फिर वो ईश्वर की इच्छा, इसे उसी तरह जैसे हलक ढूंढा गया था उस तरह ढूंढकर नए कलेवर में सामने रखेंगे। और वो बहुत भिन्न नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। ठीक है, देखेंगे कल हम लोग चाहेंगे होगा तो स्टोइक विचार कंप्लीट हो जाएगा, बात कल करेंगे।